हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जम के पढ़ रहे होंगे। सी, इस सीरीज का पर्पस बड़ा ही साफ सुथरा सा है, आपकी नॉलेज स्प्रेड करना और आपको एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर करना। डियर स्टूडेंट्स, एक बात को पहले बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा फोकस इस बात पे शिफ्ट किया जाता है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्जाम क्रैक कर देना है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग अगर न्यू सिलेबस स्टूडेंट है या ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये बात जानते हैं कि ट्रेनिंग सेक्टर चेंज हो चुका है और ट्रेनिंग के लिए अच्छी कंपनीज को ज्वाइन करना या अच्छी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर किसी अच्छी फर्म को ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको एक इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसे फेस करना होगा। विच मीन्स दैट कि जब भी आप अपना एग्जीक्यूटिव पास करके ट्रेनिंग को अगर अडॉप्ट करते हैं या आफ्टर फाइनल भी आप ट्रेनिंग अडॉप्ट करते हैं तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। अल्टीमेटली मैं आपसे सिर्फ कहना ही चाहता हूं कि आप पढ़ें सिर्फ पास होने से नहीं, नॉलेज को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, अदरवाइज सब वेस्ट है। और क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड से प्लीज मेरे बात को समझो, बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों का पढ़ना और उसे समझना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी सेक्रेटरी की अगर कॉर्पोरेट लॉस पे अगर अच्छी कमांड नहीं है, याद रखिएगा टोटली वेस्ट है। प्लीज ट्रस्ट मी, थोड़ा डाउट हो जस्ट गो, जाओ देखो मार्केट में कुछ ऐसे बेचारे प्रोफेशनल्स हैं, वो सेटिस्फाइड है बस, हाँ दे आर डूइंग जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब के सब हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रांग है और दे आर वेरी सुपर्ब, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे नो कि मैं कैसे इंटरप्रिटेट करना है। और अल्टीमेटली समझे ना, लॉस की एप्लीकेबिलिटी और उसकी इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली यही तो हमारी कोर फील्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के बाद में आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तब भी इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड थिंग इज दैट आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसे पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप आधा देखो और चले गए, उससे आपका नुकसान क्या होता है, आपने थोड़ा बात सीखा और आपको थोड़ी बात समझ में भी नहीं आई। इसीलिए बेटर है अगर इसे आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कंसेप्ट में, ठीक है। ऑलराइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी, आज का सेशन क्या है समझो। मैं जो आपने थंबनेल पे देखा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि स्वैट इक्विटी शेयर के बारे में। स्वैट इक्विटी शेयर को समझना, देखिए समझने का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मैं कहना चाहता हूं आपसे, इसे ऐसे समझें कि कभी भूले ही नहीं, समझ रहे, कि इसे ऐसे समझें कि कभी भूले ही नहीं। अब इसका तरीका क्या होगा, देखिए स्वेट का मतलब क्या है, मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं। सिंपल वर्ड समझिएगा इस बात को। स्वेट मतलब यहां पर यह है कि कंपनी के अंदर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत किसलिए कर रहे हैं, कंपनी को बढ़ाने के लिए। अब उसके बदले अगर उन्हें कुछ मिले ही नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं मिले, तो काहे बात की मेहनत करेंगे हम। सोच के देखिएगा, आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। सो बेटर थिंग इज दैट कि कंपनी कहेगा ऑलराइट, अगर आपने मेहनत किया तो उसके बदले आपको रिवॉर्ड देंगे और रिवॉर्ड बहुत अच्छा होने वाला है। जी हाँ, हम आपको थोड़ा सा मालिक बना देंगे कंपनी का। सर मतलब स्वैट इक्विटी शेयर, ध्यान से सुनेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन स्वैट इक्विटी शेयर। देखिए, जब भी मैं यहां सेक्शन बोलता हूं आप लोगों को इसलिए बताता हूं ताकि आपको ये याद रहे। सेक्शन 2 क्लॉज 88 क्या कह रहा है, ध्यान सुनेगा। स्वैट इक्विटी शेयर क्या है, स्वैट इक्विटी शेयर कोई अलग शेयर नहीं है। एक्चुअली क्या है, स्वैट इक्विटी शेयर कौन सा है, इक्विटी शेयर कौन इशू करेगा, कंपनी। जनरल सी बात है सर, हमें याद करने का समझने का सिंपल तरीका है। स्वैट इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी। अभी मैंने आपको बोला किन लोगों को कर रहे हैं, डायरेक्टर और एम्प्लॉय। यही क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्टर और एम्प्लॉय कौन। तो डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय वो जो परमानेंट एम्प्लॉय हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। एम्प्लॉय कौन होगा, जो कि परमानेंट एम्प्लॉय हो। फिर सुन लीजिएगा, एम्प्लॉय कौन, परमानेंट एम्प्लॉय वेदर ही वर्क्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में उसको अपने अपॉइंट कर रखा है या आउटसाइड इंडिया की कोई ब्रांच है, ऑफिस है, वहां अपॉइंट कर रखा है, वेदर ही वर्क्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। याद देखिएगा, ये तो डेफिनेशन को यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 88 की डेफिनेशन में जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर है ना, उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं। ये अलग से बताने के बजाय मैं इसके अंदर ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय वेदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर और नॉट, या तो फुल टाइम डायरेक्टर या नॉट, मतलब सर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सिंपल। चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय या डायरेक्टर, कहां वर्क करते हो, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, सब्सिडरी या होल्डिंग में,
इंडिया या आउटसाइड इंडिया, सिंपल एकदम। सब्सिडरी उसकी इंडिया में है या फिर आउटसाइड इंडिया, सब्सिडरी इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। उनके एम्प्लॉइज को हम क्या दे रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर है क्या? इक्विटी शेयर। तो समझो ना, सेक्शन 2 क्लॉज 88 कहता है स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय। डायरेक्टर और एम्प्लॉय बता दी है, डायरेक्टर और एम्प्लॉय कौन कौन लोग, ठीक है सर। और कैसे देंगे? समझो ना, एट डिस्काउंट। डायरेक्टर और एम्प्लॉय को एट डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ध्यान सुनते चले जाओ। इशू कर रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। सर हाँ, डिस्काउंट। सी यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, मजे का बात है। जनरली सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। लेकिन सेक्शन 53 की यहां कोई बात नहीं चलती है। मतलब कंपनी अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकता है एट डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग समझ लीजिएगा, जो मैं बताने वाला हूं इस डेफिनेशन के बाद में। तो मैं पूरा एक बार डेफिनेशन आपको बोलता हूं। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर्स। प्लीज 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 बोलो यार, तभी याद होगा। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्यों दे रहे हैं? फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और उन्होंने कंपनी को प्रोवाइड किया है, उससे कंपनी का तरक्की हो गया। या फिर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई होप आप लोग आईटीआई जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते तो हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। आईटीआई का मतलब यहाँ पे क्या है? पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है। तो हमने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है, ठीक है। तो पेटेंट कंपनी को कोई इन्वेंशन किया, मशीन बना के कंपनी को दिया, सिंपल। तो क्या कह रहे हैं? मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन। कंपनी का औकात बढ़ा दिया थे, मतलब कंपनी को प्रॉफिट अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू, अपनी प्रोफेशनल एडवाइस के थ्रू उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज कर दी है। क्लियर है? तो इसके बदले हम दे रहे हैं उनको क्या? स्वेट इक्विटी शेयर। सिंपल है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 88 कहता है स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर, याद रखना, इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय, टू इट्स डायरेक्टर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन सा? परमानेंट एम्प्लॉय। डायरेक्टर कौन सा? फुल टाइम डायरेक्टर और नॉट कहाँ? इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, सब्सिडरी का हो या होल्डिंग का हो। सब्सिडरी इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, सिंपल, एकदम सिंपल। सर किस लिए दे रहे हैं? फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। हमको उन्होंने एडवाइस दिया, ये टेक्निकल एक्सपीरियंस मिला, ये टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता लगा, ठीक है, कंपनी को। या फिर उन्होंने कोई आईपीआर में हमको हेल्प किया। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, ये हमको कंपनी को उन्होंने कुछ इन्वेंशन करके दिया है, ठीक है। या फिर अच्छा एक और एग्जांपल समझाते, देखो हाईटेक का एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी टी सीरीज, आप जानते होंगे। अगर मान लीजिएगा टी सीरीज के अंदर करने वाले डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है उसके, ठीक है, मान लीजिएगा डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉय, वो कंपनी के लिए कोई गाना गाया उन्होंने, ठीक है। अब वो गाना जो है कॉपीराइट कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो वो कॉपीराइट कैटेगरी में जाने के बाद में वो कंपनी के लिए बन गया, क्योंकि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कंपनी के लिए वर्क किया, इससे कंपनी को बड़ा बेनिफिट हो गया। तो ये हो गया उन्होंने कोई, या फिर कोई इन्होंने मशीन बनाया, इन्वेंशन किया, तो इसका कैटेगरी किसका है? आईपीएस का, ऑलराइट। या कंपनी को एडवाइस किया और कंपनी के उस एडवाइस से प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो वैल्यू एडिशन जिसे बोलते हैं, ऑलराइट। क्लियर है? तो 3 चीजें यहां कंसीडर करेंगे, इन 3 में बहुत कुछ आ रहा है, क्लियर? बराबर, नो हाउ, सेकंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, थर्ड वैल्यू एडिशन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सेक्शन 54 को समझना है, क्योंकि ये बताता है कंडीशंस। ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 54 जो है वो बताता है कंडीशंस टू इशू स्वेट इक्विटी। मेरे डियर स्टूडेंट्स, तुम ध्यान सुनो, देखो अभी कैसे करते हैं तुम। पहला, इसके लिए चाहिए हमको ऐसा, कैसा? हाँ, कंपनी हैज टू पास एसआर, कंपनी हैज टू पास एसआर इन जनरल मीटिंग। तो एसआर इन जनरल मीटिंग प्लस, पहला काम क्या करना होगा? अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है ना, तो क्या करना जरूरी है? एसआर पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग, सिंपल। और यही एसआर जो है ना, इस एसआर में स्पेसिफाई, यही एसआर क्या स्पेसिफाई करेगा? नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स प्लस करंट मार्केट प्राइस।
सर आपने ये क्या कहा, करंट मार्केट प्राइस? हाँ डियर, आप ये आपको क्या बोले डेफिनेशन में? सो इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय, तो जो ये जो स्वेट आ रहा है ना, कहां से आ रहा है? ये आ रहा है क्लास ऑफ इक्विटी शेयर ऑलरेडी इशूड। मेरे डियर स्टूडेंट्स, उसी का तो करंट मार्केट प्राइस बता रहे हैं। क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड में से ही वही इक्विटी शेयर जो है ना, जो उस पर्टिकुलर क्लास का इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, उसी को ही तो हम दे रहे हैं। किनको? हमारे डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को। सिंपल है। तो हम क्या करें, पहला एसआर इन जनरल मीटिंग, उस एसआर में क्या लिखा होगा? नंबर ऑफ साइड इक्विटी शेयर्स कितना दे रहे हैं, प्लस करंट मार्केट प्राइस क्या उनका, प्लस ये कहां लिखना है? एसआर पास करने से पहले जो स्टेटमेंट जाएगा ना, वो स्पेसिफाई करेगा। एसआर के अंदर लिखा होगा पूरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू किया गया है, उनका करंट मार्केट प्राइस है, कंसीडरेशन डियर स्टूडेंट्स, कंसीडरेशन मतलब समझ लीजिएगा। मैं आपसे अगर कहता, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो स्टूडेंट्स समझाने की कोशिश भी की, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो जनरली क्या होता है, उसके बदले हम देते हैं मनी, ठीक है। पर यहां क्या हो रहा है, यहाँ कंसिडरेशन किसी वैल्यू एडिशन फॉर्म में है, मतलब डायरेक्टर या एम्प्लॉय ने कोई इन्वेंशन करके दिया है, या तो कोई एसेट्स दिए या कोई एडवाइस दी है, उसके बदले उनको शेयर्स मिल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन क्या है उसका, ये भी बताना पड़ेगा। क्या उसके बदले डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज ने कोई एसेट्स बना के दिया, इन्वेंशन दिया, एडवाइस दिया, क्या दिया है, तो वो कंसिडरेशन बताना पड़ेगा। प्लस किसको कर रहे हैं, तो नेम ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू whom certain equity shares are called to be issued, जिन्हें किया जाना है उसका नाम बता दीजिएगा। सिंपल है। क्या पहला बात, एसआर पास कीजिएगा इन जनरल मीटिंग। एसआर प्लस स्पेसिफाई करेगा एसआर क्या, 4 बातें, नंबर ऑफ साइड इक्विटी शेयर्स प्लस करंट मार्केट प्राइस। सर करंट मार्केट प्राइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो साइड इक्विटी शेयर इशू किया जाता है वो क्लास ऑफ ऑलरेडी इक्विटी शेयर जो इशूड है ना, उन्हीं से किया जा रहा है, अलग से नहीं, उसी से ही है, फ्रेश इशू नहीं चल रहा है कुछ। क्लियर? एंड क्या बताएंगे, कंसिडरेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट जो हम कंसिडर करेंगे एसआर में होगा नेम ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू whom शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड, जिन जिनको करने का उनका नाम बताने का। सिंपल। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक अमेंडमेंट आया था जो कि पहले आ चुका है। वो अमेंडमेंट ये था कि कंपनी को कम से कम 1 साल हो चुका हो बिजनेस कमेंस किए हुए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, देखो यार, एक्चुअल एफर्ट्स लगाने का टाइम होता है इनिशियल लेवल पे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप लोगों को एग्जामिनेशंस नहीं है, आप चाहते हैं एक्सपर्ट बनना या आप चाहते हैं रैंकर बनना, आप एक बात बताओ, आपको पढ़ना होगा कुछ वक्त पहले से। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने सिर्फ कुछ दिन पहले 1 महीने पढ़ाई किया और मैं रैंकर बन गया। ये शॉर्टकट से नहीं होती है एफर्ट्स, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, मतलब इनिशियल लेवल पे आपको पूरी ताकत लगानी है। सिंपल है। एग्जाम से पढ़ाई नहीं होती है, एग्जाम से रिलैक्स किया था माइंड को, खैर इस पर कभी और डिस्कस करेंगे। सो मैं यहां आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअली जब कंपनी बन गया ना, उस वक्त ही तो आपको अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को ये रास्ता दिखाना पड़ेगा ना कि अगर आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया ना, अगर आपने पूरी एफर्ट्स लगाई ना, इसके बदले कंपनी आपको अपनी कंपनी का शेयर देगा, तभी वो लोग तो एफर्ट करेगा। तो खुद कंपनी एक्ट के अंदर लेजिस्लेचर्स को लगा यार ये सब सेक्शन का एक्ट होना ठीक नहीं है, तो वहां से इसको ओमिट किया गया। क्लियर है? किस प्रोविजन को, जहां पे 1 साल के लिए वेट किया सकता कि उसके 1 साल हो गया कमेंस किया बिजनेस, उसके बाद इशू किया जाएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंपनी बंद ही कर सकता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ उसके बाद ही कर सकता है इशू। क्लियर है? क्लियर है। उसके अलावा ध्यान सुन लीजिएगा, अब 2 बातें याद रखनी है आपको यहाँ पे। क्या, इफ कंपनी लिस्टेड, अगर कंपनी लिस्टेड है तो कंपाइल कीजिएगा विद सेबी issue of swag equity shares regulation। दूसरा कहता है if not listed then आपको करना पड़ेगा कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। क्या सर? 2014। हाँ सिंपल कहा, लिस्टेड है तो सेबी इश्यू ऑफ साइड इक्विटी रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा रेगुलेशन को। ये समझाता हूं, देखिए सुनिए, जब हम लोग न्यूज पेपर्स में पढ़ेंगे ना, तो इसका एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे प्रोविजन इसी सीरीज में कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इसे कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं कि अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, कंपनी अनलिस्टेड का मतलब होता है जिसके
सिक्योरिटीज जिसका शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। हर को जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं सिंपल सी बात समझाता हूं आपको। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जहां पर कंपनी की शेयर्स या सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, खरीदना बेचना होता है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल। तो अगर आरएसई पे लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो कीजिएगा। सेबी का रेगुलेशन कौन सा है? इशू ऑफ सेट इक्विटी इश्यूज। अगर लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज के प्रोविजंस लगेंगे। कंपनी रूल्स कौन सा है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। सिंपल, एकदम क्लियर। यहां तक का बात पकड़ना है आप लोगों को। अब सर आप एक बात बताइएगा, आपने बोला कि इट्स स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑलरेडी, ये कौन सा क्लास है? ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। तो सर जो स्वेट इक्विटी शेयर जिनके पास होगा, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर, क्या उनके भी राइट्स, उनके ऑब्लिगेशंस, उनकी लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस सेम होंगी एज ए इक्विटी शेयर होल्डर? आंसर इज यस। माय डियर स्टूडेंट्स, से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी। तो सेम एप्लीकेशन होंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन होंगे, सेम राइट्स होंगे। ऑलराइट, उनके भी सेम ऑब्लिगेशन होंगे, एक्सेप्ट कि जो रूल 8 में पढ़ना है हमको वो समझेंगे भी। क्लियर? इसको समझो थोड़ा सा और। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो फुटेज पे इक्विटी शेयर होल्डर के राइट्स है सेम उसी लगेगा ट्रीटमेंट स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। सिर्फ स्वेट नाम ऐड किया गया है, बाकी सब कुछ वही है, समझना। क्लियर? सेकंड थिंग, इसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा, वो अलग है। SS3 में मेरे डियर स्टूडेंट्स, SH3 सर हम यहां कैसे करेंगे? देखो ना, रूल कौन सा है? शेयर कैपिटल। तो SH3 शेयर कैपिटल। क्लियर है? शेयर कैपिटल SH3 शेयर होल्डर्स की जब हम बात करेंगे तो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन होगा SS3 में। माय डियर स्टूडेंट्स, SS3 मेंटेन होता है एज अ रजिस्टर ऑफिस। सर हम रजिस्टर ऑफिस के अलावा कहीं और मेंटेन कर सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही समझते हैं। ठीक है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर का रजिस्टर हमें रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कहीं और भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। सिंपल। सर इसमें होने वाली एंट्री मतलब जिसको दिया उसका नेम एंटर होगा रजिस्टर में। इस एंट्री को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो याद रखेगा इसको ऑथराइज करेंगे वो इंसान जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया होगा। सिंपल बात एकदम। क्लियर? अब एक बात समझते हैं, ये मैंने आपको सेक्शन 54 बताया। सेक्शन 54 में है क्या? एसआर पास करने का इंतजाम मीटिंग, एसआर स्पेसिफाई चार बातें, नंबर ऑफ एक नंबर सर हाँ नंबर ऑफ सर्ट इक्विटी शेयर्स कितना इशू कर रहे हो, प्लस चार बातें क्या स्पेसिफाई होंगी, समझो ना। एसआर पास करना, फिर स्पेसिफाई नंबर ऑफ सर्ट इक्विटी शेयर्स, सेकंड मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उनका, थर्ड कंसिडरेशन, एंड फोर्थ किस किसको करेंगे? डायरेक्टर्स और उनका नाम बताइए, नेम ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज टू whom स्टडी शेयर टू बी इशूड। सिंपल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद मैंने बोला अगर लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस फॉलो कीजिएगा, लिस्टेड नहीं है तो कंपनी रूल्स फॉलो कीजिएगा। क्लियर? और हमने बोला आपको यहां पर SS3 में रजिस्टर मेंटेन होगा। मेंटेन करने का मतलब है रजिस्टर ऑफिस पे नहीं कर रहे हैं, कहीं और करना चाहते हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। क्लियर? और इसमें होने वाली एंट्रीज को ऑथेंटिकेट करेंगे कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है तो वो पर्सन जिसको कंपनी ऑथराइज करेगा। प्रैक्टिकली बता दूं, मोस्ट ऑफ द केसेस इन इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो उसको मेंटेन देखने के लिए करता है वो कंपनी सेक्रेटरी के ही जॉब में आता है। ऑलराइट, एनीवेज अब यहां पर मैं आपको रूल 8 बता रहा हूं। सर रूल 8 किसका है? रूल 8 है शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप किया सकता है, आपसे पूछा सकता है कि ये आपको बताना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना होगा कि किन प्रोविजंस को कंपनी को फॉलो करना है व्हाइल कंपनी इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। रूल 8AB में पानी तरह आपको याद करवाऊंगा, तुम थोड़ा साथ दो बस। क्लियर? देखो जरा सुनो, रूल 8 करता है। रूल 8 सर रूल 8 किसका है? मेरे डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में लिखना तभी ग्रेस आएगा, आपकी नॉलेज उसको लगेगी कि एग्जामिनर के हाँ कुछ करते हैं, आपकी नॉलेज है। ठीक है? तो रूल 8 किसका है? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। सिंपल, जितना बोलेंगे उतना याद होगा। ठीक है? अब समझिएगा। पहली बात आपने देखा, मैंने बताया आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो एसआर पास करने का मतलब समझ रहे हो ना, एक कहां पास करना है? जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तुम ध्यान सुनना, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग बुलाने का क्या करता है? नोटिस देना पड़ता है। तो नोटिस जो होता है ना जनरल मीटिंग बुलाने के लिए, उस नोटिस के साथ आता है क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, तो एक जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। हाँ जी, आप सोच के देखो, शेयर होल्डर्स को क्या पता कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने वाला है, तो इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा ना अलॉन्ग विद जाएगा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्लियर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे सोच के देखो,
कि बोर्ड मीटिंग कब हुआ इसको अप्रूव करने के लिए, ठीक है, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, रीजन जस्टिफिकेशन फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूज, क्यों कर रहे हो भाई हमको बताओ, मालिक के शेयर पता होना चाहिए उनको, ठीक है, इनका प्राइसेस कितना है, जो इशू कर रहे हो उसका प्राइस कितना है, कितना कितना नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूज कितना इशू कर रहे हो, प्लस किनको कर रहे हो, नेम ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, ठीक है, वैल्यूएशन जो रिपोर्ट जो है वैल्यूर होगा ना, बताएंगे भी इसकी वैल्यूएशन निकालेगा कौन, वैल्यूर, उसकी रिपोर्ट भी अटैच करनी होती है। तो ये डिटेल किसमें जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कैसे जाता है, अलॉन्ग विद नोटिस, नोटिस कौन सा होगा, कॉलिंग जर्नल मीटिंग, सिंपल, पहला बात रूल 8 में बोला, ठीक है, सेकंड बात सुनेगा। अब यहां हम बोल रहे हैं आपको कि जो रूल 8 जो यहां पर है, रूल 8 ने पहले बोला कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेंड कीजिएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस किस को देना, सारे शेयरहोल्डर्स को, क्लियर सर। फिर क्या करेंगे, मीटिंग हो गया, मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग जो बुला रहे हैं ना वहां क्या पास होगा, एसआर। इस एसआर की स्पेशल रेजोल्यूशन की वैलिडिटी है, ऐसा नहीं एक बार पास कर लिया कभी भी कर देंगे इशू, नहीं, ये एसआर पास होगा और एसआर पास होने के बाद ये वैलिड रहेगा 12 मंथ्स के लिए। मतलब company has to make allotment within a period of 12 months from the date of passing a special resolution, which means that 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी को allotment कर देना है इक्विटी का, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगा सर। मतलब 12 महीने एक्सपायर होने के बाद में कंपनी को वापस से एसआर पास करना पड़ेगा। तो पहला बात हमने बताया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ कॉलिंग जनरल मीटिंग, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेगा क्या क्या, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, रीजन जस्टिफिकेशन फॉर इशू सर्टिफिकेट इश्यूज, प्राइसेस, नेम ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, क्लियर है। सेकंड हमने बोला एसआर विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का मतलब किस लिए कह रहे हैं, फॉर मेकिंग अलॉटमेंट्स। सो एसआर विल बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट्स। ये कहां से काम करेंगे, फॉर डेट ऑफ पासिंग एसआर, क्लियर। फर्दर ध्यान सुन चल जाएगा, इसमें एक और थोड़ी क्लैरिफिकेशन दूं, जिस दिन मीटिंग में पास हो गए वहां से 12 मंथ्स काउंट होंगे, क्लियर। इसके अलावा समझेगा लिमिट कितनी है, क्या सारे के सारे इशू कर दे, नहीं, ऐसा मत कर दीजिएगा, कंपनी का कंट्रोल उठ के चला जाएगा इनके हाथों में, डायरेक्टर और एम्प्लॉइज के हाथ में, ऐसा नहीं होगा। तो सर इसका कितना लिमिट होता है, सिंपल है 15%, कितना 15% इन अ ईयर, एक साल में 15% तक कर सकते हैं। सुनिएगा 15%, ये कितना है, मैक्सिमम 15% इन अ ईयर। ये किसका लेंगे, ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। 15% बोलिए ना, 15% इन अ ईयर में मैक्सिमम है 15%, नॉट मोर देन 15%, कितना, नॉट मोर देन 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर 5 करोड़, इन दोनों में जो भी होगा हायर उसे कंसीडर कर लेंगे। मतलब सर, मतलब साफ सुथरा है, समझिए। हम कह रहे हैं जो सर्टिफिकेट का परसेंटेज होगा मैक्सिमम होगा 15% इन अ ईयर और 5 करोड़। ये 15% किसका कैलकुलेट करना है, एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बोलेंगे तो इक्विटी कैपिटल दोनों आता है, हम दोनों नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, आखिर उसी से तो दे रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 15% इन अ ईयर। सर जिंदगी भर कंपनी जितना धंधा है तो टोटल है मैक्सिमम 25%, मतलब एट एनी टाइम 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 25% किसका निकालेंगे वापस, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। ये एट एनी टाइम एक साल में करना है, मैक्सिमम 15%, कभी भी पूरा किसी भी टाइम पर टोटल अगर कैलकुलेट कर ले तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25%, क्लियर है। एक कंपनी में अगर मैं कहूं मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स हो सकता है 25% पूरा उसका लाइफ में, कभी भी किसी को, लेकिन एक साल में करना हो तो मैक्सिमम 15% और 5 करोड़, विच आर हायर, क्लियर एकदम। कंडीशन फर्स्ट क्लियर हुआ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में। सेकंड एसआर वैलिड फॉर 12 मंथ्स। थर्ड इसकी लिमिट या 15% और 5 करोड़ या एट एनी टाइम 25%, क्लियर। फोर्थ, ये जो इशू किया जाएगा ये लॉक इन पीरियड में चल जाएगा। क्या सर, हाँ 3 साल का लॉक इन लग जाएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे सर लॉक इन क्या है, समझिएगा लॉक इन का मतलब क्या होता है। जिस दिन से अलॉटमेंट हो गया ना किसको, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को, अलॉटमेंट होने के बाद में वो लोग 3 साल तक इसे किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या सर, क्या फायदा होगा फिर, समझो आप ऐसे समझो। एक तो हमने इनको कैसे इशू किया, एट ए डिस्काउंट, सिंपल। अब अगर ये लोगों को हम शेयर दे देगा और ये उठा के बेच देगा फर्क से, कंपनी का नुकसान हो जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा, शेयर होल्डर्स का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं करा जाएगा, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली अगेंस्ट द लॉ। एक तो डिस्काउंट पे दे रहे हो, ऊपर से इमीडिएटली वो बेच भी देगा,
तो हमने यहां क्या लगाया है, लॉक इन पीरियड। अगर नेट वे में देखा जाए तो बेनिफिट भी उनको, क्लियर। सो यहां क्या समझेंगे हम लोग, देखेंगे कि लॉक इन पीरियड रहेगा 3 इयर्स का। लॉक इन का मतलब होता है नॉन ट्रांसफरेबल, डायरेक्टर और एम्प्लॉय किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। कहां से फिर काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और शेयर सर्टिफिकेट में आपको पता है बोल्ड में लिखा जाता है ये क्या, लॉग इन फॉर 3 इयर्स एंड नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, क्लियर। लॉक लगा दिया 3 साल के लिए, किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, क्लियर, ऑलराइट। अच्छा, अब इसकी बात होती है वैल्यूएशन की। सर स्वेट इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा, तो रजिस्टर्ड वैल्यू। जनरली रजिस्टर्ड वैल्यू कौन होता है, जनरली रजिस्टर्ड वैल्यू होता है या तो कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एटलीस्ट हैविंग 10 to 15 years एक्सपीरियंस, या कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो हैविंग एटलीस्ट 10 to 15 years एक्सपीरियंस, क्लियर है। तो ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है ना, ये उनकी प्राइसेस बताएंगे, क्लियर है। किसकी प्राइस बताएंगे, स्वेट इक्विटी शेयर का, जो कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। अब यहां एक ट्रीटमेंट समझना, ये कहता है कि सर अगर जो इशू किया जा रहा है ना स्वेट इक्विटी शेयर, वो नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए, नॉन कैश कंसिडरेशन। और हम बात को सिंपल समझते हैं, देखो नॉन कैश कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट करना है ना बुक ऑफ अकाउंट्स, नॉन कैश कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट करना है ना बुक ऑफ अकाउंट में। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर मान लीजिए कंसिडरेशन है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स की या तो क्या होगी, या तो देखो समझो ना, एसेट तो डेप्रिशिएबल होगा या अमोर्टाइजेबल होगा। डेप्रिशिएबल मतलब जिसका वैल्यू घटने का, अमोर्टाइज ऐसी एसेट जिनका वैल्यू बढ़ने का। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अगर कोई एसेट्स नहीं है, इसके अलावा कोई है, तो उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, एक्सपेंस करें अगर वो एसेट्स नहीं है। अदरवाइज बैलेंस शीट में इसको समझो ना, डेप्रिशिएबल या फिर अमोर्टाइजेबल फॉर्म में कंसिडर करेंगे एसेट्स से। तो कंसिडरेशन क्लियर है, क्लियर है। ये कब हो रहा है, जब नॉन कैश कंसिडरेशन है, सिंपल। क्या सर मैनेजर रिलेशन का पार्ट बन जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को मैनेजर रिलेशन में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है, सीरीज में जाएं, वीडियो में क्लिक करें, वीडियो में आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर, वहां पढ़ सकते हो। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है, भूल गए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि सेक्शन 197 और 198 के अंदर क्या स्वेट इक्विटी शेयर को हम काउंट करेंगे उन डायरेक्टर्स और मैनेजर के मैनेजर रिलेशन में, आंसर इज यस। लेकिन कब, ध्यान सुन लीजिएगा। पहली बात, अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं डायरेक्टर या मैनेजर को, पहली बात क्या बोल रहे हैं, अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो रहा है डायरेक्टर और मैनेजर को, प्लस और जो यहां पर बात हो रही है कंसिडरेशन की, ये कंसिडरेशन एसेट्स फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मतलब डायरेक्टर या फिर सुनो ना, डायरेक्टर या मैनेजर ने जो यहां स्वेट इक्विटी शेयर के बदले वो कंसिडरेशन पे करी है ना, वो कंसिडरेशन एसेट्स फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर वो एसेट्स फॉर्म में है तो ये मैनेजर रिलेशन का पार्ट नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, क्लियर है। तो यहां एक सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट का पार्ट कब बनेगा, पहली बात जब स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हो डायरेक्टर या फिर मैनेजर को, डायरेक्टर या मैनेजर को, ऑलराइट, डायरेक्टर और मैनेजर को बोल रहे हो। सेकंड, साथ में बोल रहे हैं एंड, साथ में कंडीशन है और नहीं है, एंड है, ठीक है। कई जगह बुक में हल्का सा मिसप्रिंटिंग है, कहीं हो तो आप चेक ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं ये एमसीए का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, क्लियर। एंड जो ये कंसिडरेशन होगा फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, एंड सच कंसिडरेशन डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एसेट्स, डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एसेट्स, क्लियर है। ऑलराइट सर, क्या स्वेट इक्विटी शेयर का डिटेल देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कहां पर, बोर्ड रिपोर्ट में। अब आप सोच के देखो, मैं आपको सीरीज में बार बार कई जगह बोलता रहता हूँ, बोर्ड रिपोर्ट में इसको लिखो, बोर्ड रिपोर्ट में लिखा जाएगा, आपको सिंपल कैसे याद हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से चले जाओ। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, इसका पूरा डिटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है, सिंपल, क्लियर एकदम। और लास्ट सिंपल से बात क्या है रूल 8 में, SH3 फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा, किस लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स का एंट्री लिखने का। कौन ऑथेंटिकेट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, क्लियर है। कहां मेंटेन होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, कहीं और हो सकता है, हाँ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं तो, सिंपल। सो ये रूल 8 था, बताइए, सिंपल सा। अब देखो ध्यान से पकड़ना, पूरा का पूरा रूल 8 बोल रहे हैं स्पीड से। पहला, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, कीवर्ड्स बोलूंगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। सेकंड, एसआर वैलिड फॉर 12 months। थर्ड, जल्दी, लिमिट 15%, मैक्सिमम 15% इन अ ईयर ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या 5 crore, whichever is higher, at any time 25%, clear। फिर लॉक इन फॉर 3 years from the date of allotment, alright sir। वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैलकुलेट करेगा, ऑलराइट। नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स में अगर एसेट्स है तो अप्रिशिएबल मतलब डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अदरवाइज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस, ऑलराइट। मैनेजमेंट का पार्ट है, अगर डायरेक्टर और
मैंने कोई इशू है तो बिल्कुल पार्ट है। प्लस एक बात और है, इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ असर्ट्स, मतलब कंसल्टेशन जो कर रहा है वो असर्ट्स नहीं होना चाहिए, तो ये मैनेजमेंट का पार्ट बनेगा। क्लियर? बोर्ड डेटो अपना रिपोर्ट में मेंशन करने का, डिटेल ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर एंड मेंटेन होगा एसेट्स फ्री में, एसेट्स फ्री कहां पर? रजिस्टर ऑफिस। कौन ऑथेंटिकेट करेगा एंट्री का? सेक्रेटरी या एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल सर। सेक्शन 2 क्लॉज 88 डिस्कस किया, जिसमें डेफिनेशन डिस्कस किया है। कंपनी इशू करेगा इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब बता दिया परमानेंट एम्प्लॉय, ये अमेंडमेंट था इसलिए बोल रहे बार-बार अमेंडमेंट था। परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट सब्सिडियरी का डायरेक्टर इंडिया हो आउटसाइड हो, या परमानेंट एम्प्लॉय इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया हो सब्सिडियरी का। क्लियर? या होल्डिंग कंपनी। सिंपल सर। सेक्शन 54 में क्या बताया हुआ है? ध्यान से देखो ना, एसआर पास होगा क्या बोलो? सिंपल एसआर पास इन जनरल मीटिंग। दूसरा एसआर स्पेसिफाई, एसआर में 4 बातें लिखी होंगी। नंबर ऑफ सर्टिफिकेट शेयर इशूड, दूसरा जल्दी से ना स्टेट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट शेयर इशूड, दूसरा करंट मार्केट प्राइस, तीसरा जल्दी, तीसरा कंसिडरेशन एंड फोर्थ किसकी शो करना है? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। क्लियर? फिर कह रहे हैं अगर लिस्टेड है तो सेबी का रेगुलेशन, नॉन लिस्टेड है तो कंपनीज का रूल। क्लियर? ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने इसे सीख लिया होगा, विश्वास कर रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सेइंग मैं आपका आंसर डेफिनेटली करूंगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको इश्यू हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है? सो एंजॉय कीजिएगा, पढ़िए और पढ़िए ऐसे मजा आ जाए। टेक केयर, फिर बाय।